अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फ़ायज़ा मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डायलॉग। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कल पेश होने वाले इंतहाई अहम बजट के हवाले से, लेकिन उससे पहले आपको ये बताती चलूँ कि ईरान के हवाले से बड़ी अहम डेवलपमेंट जो है वो इस वक्त हो रही है। ईरान अमेरिका मुआहदा, जिसके हवाले से हम काफ़ी टाइम से जो है वो इंतज़ार में थे कि ये मुआहदा कब जो है वो साइन की तरफ आएगा। पहले से कई ज़्यादा जो मुआहदा है उस पर वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि हम बहुत करीब पहुँच चुके हैं। इस हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का अहम ट्वीट जो है वो जारी किया गया है, जिसको रीट्वीट किया गया है सदर ट्रंप की जानिब से। अब जिस पर काफ़ी सारे इम्कानात ये भी हैं कि अब जो मुआहदा है वो वाकई हतमी मराहिल में दाखिल हो चुका है। 24 घंटों में मुआहदे को हतमी शक्ल दे दी जाएगी, ये कहा गया है शहबाज शरीफ की जानिब से। साथ ही कहते हैं कि मुआहदे को हतमी शक्ल देने के बाद दस्तखत की तैयारी करेंगे। मुआहदे के बाद अगले हफ्ते में इस मुआहदे को तकनीकी सतह के मुज़ाकरात के करीब लेके जाएंगे और पाकिस्तान ने इसमें अपना अहम किरदार अदा किया है और इस हवाले से कल अहम विज़िट भी जो है वो मुतवक्के है। देखना होगा कि कल के दिन क्या ये मुआहदा अपने हतमी मराहिल में दाखिल हो जाएगा। और जिस तरह से पहले भी इस हवाले से काफ़ी टाइम पे प्रेडिक्ट किया जा चुका है और मुआहदे के हवाले से ये बात की जा चुकी है कि मुआहदा अब जो है वो लॉक इन पोजीशन में आ चुका है, अब सिर्फ दस्तखत जो है वो बाकी रह चुके हैं। अब देखना ये होगा कि क्या कल जो 14 नकात है जिसके ऊपर ये मुआहदा जो है वो खड़ा था, तो उस मुआहदे के 14 नकात के ऊपर दस्तखत कर लिए जाएंगे या नहीं। ये कल खैर अहम डेवलपमेंट होनी है, उसके ऊपर भी आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट, चूँकि कल का इंतहाई अहम दिन था, चूँकि ये भी हम देख रहे थे कि बजट के हवाले से तारीखें जो है वो बदलती रही और उसके बाद बिलाखिर कल जो है ये बजट पेश किया गया 2026-27 और वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने माली साल का ये बजट पेश किया है, जो कि 18.771 खरब रुपए का बजट पेश किया गया है। नाज़रीन, इस बजट के हवाले से चूँकि कहा यह जा रहा था कि काफ़ी रिलीफ दिया जाएगा, लेकिन इस पर आवाम जो है वो इस वक्त काफ़ी नाराज़गी का इजहार कर रही है और कह रहे हैं कि वो आवाम कहाँ है जिसके लिए ये बजट पेश किया जा रहा है या किया गया है और जो इसके समराज जो हैं वो हासिल किए जाएंगे। इस बजट के हवाले से जो भी चेता की चीज़ें हैं वो हम जो है प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि कहाँ कहाँ पर टैक्स लगाए गए हैं, कितने जो है वो इस बजट में आवाम के लिए जो है मज़ीद आने वाले दिनों में सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी और ये बजट कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। आज हमारे जो तजियाकार हमारे साथ मौजूद होंगे। आज जो है हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और प्रोग्राम के आगाज़ में हमारे साथ जो है वो मुख्तलिफ मेहमान मौजूद होंगे, जिनका तारुफ मैं करवाती चलूँ। खालिद खोखर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सदर है पाकिस्तान इत्तेहाद के, और जनरल मोइन साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे प्रोग्राम का आगाज़ करूँगी और क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट जो डिस्कशन हो रही है वो यही है कि ईरान अमेरिका मुआहदा क्या वो हतमी मराहिल में दाखिल हो रहा है या नहीं। जनरल साहब, आपको प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। जनरल साहब, ये बताइएगा कि ये जो अभी हमने एक अहम ट्वीट देखा है और उसको रीट्वीट भी किया गया है, क्या इंपॉर्टेंस देख रहे हैं इसकी और क्या देख रहे हैं कि वाकई अब जो हम 24 घंटों का वक्त जो दिया गया है इसमें कुछ न कुछ चीज़ें जो है वो हो जाएंगी हतमी? अल्हम्दुलिल्लाह, ये ट्वीट जो आया है ये दुनिया के लिए अच्छी खबर है। ईरान और जो है जो खलीजी ममालिक के लिए तो है ही, लेकिन दुनिया के लिए भी अच्छी खबर है कि दुनिया के हालात नॉर्मलाइज होंगे। तो हम दुनिया पे हरमुज बंद होने से असर पड़ रहा था, ईरान इराक वार का सब तरह परेशानियां थी। अब उम्मीद है ये ट्वीट पर कायम रहें और 60 दिन का इनका सीज फायर हो जाए और हुर्मुज खुल जाए, बहरी नाका खत्म हो जाए। जो करते हैं कि ईरान को कंसेशन देंगे तेल बेचने के लिए और उनके जो फ्रोजन एसेट्स हैं वो कुछ उनको दे दिए जाएंगे, ये मैदे की शक्लें सामने आ जाएंगी, वो मिल जाएगा तो कुछ हालात नॉर्मलाइज होंगे। अमेरिका अगर अकलमंदी का सबूत दे और ईरान को अच्छे कंसेशन दे दे तो काफी हद तक दुश्मनी और झगड़े खत्म होकर यहाँ पर इस खत्ते में अमन कायम हो जाएगा। तो ये दुनिया वालों के लिए और हमारे खत्ते के लिए एक अच्छी खबर है। और खुशी की बात यह है कि पाकिस्तान में इन मुज़ाकरात को कामयाब बनाने के लिए अपना हिस्सा डाला है और पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक एफर्ट को तमाम दुनिया में अप्रिशिएट किया गया है। 14 नकात के ऊपर अब इस ट्वीट के बाद हम ये कह सकते हैं कि कल ये जो है साइन इन भी हो जाएगा? जी हाँ, हमको उम्मीद रखनी चाहिए। हालांकि इसमें इजराइल जो है स्पॉइलर है, हमेशा वो रुखना डाल देता है, लेकिन उसको भी जो पहले मैंने ट्वीट देखे उसमें कहा गया था कि नेतन्याहू को भी कॉन्फ्रेंस में लिया गया है और ये कहा गया है कि लेबनान के अंदर भी जंगबंदी होगी।
तो उम्मीद है कि वही स्पॉइलर है बेसिकली। तो बाकी हम उम्मीद करते हैं कि अमेरिका ने इनको बमबारी करके देख लिया, हमला करके देख लिया, मिसाइल मार के देख लिया, कुछ हासिल नहीं हुआ उनको। और अमेरिका के लोग भी जंग से तंग हैं, अमेरिका में महंगाई है और अमेरिका के में जंग ये अनपॉपुलर है। तो उम्मीद करते हैं कि ये माहिदा जो है ये उस पर अमेरिका और ईरान कायम रहेंगे और अमन यहाँ पर आस्ता आस्ता कायम हो जाएगा, देर पर अमन कायम होगा। नो डाउट जनरल साहब, हम तो ये चाहते हैं कि देर पर हम कायम हो, लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्योंकि इससे पहले जब ये बात हुई थी कि अब मुज़ाकरात की तरफ जा रहे हैं और उस मामले के ऊपर फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो तेहरान भी गए थे, उसके बाद ये बात जो है वो हो गई थी कि अब जो है मुआहदा हो जाएगा। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि एक तो जो तदफीन वाला मामला था वो भी आगे एक्सटेंड हो गया, फिर उसके बाद हमलों पर हमले जो हैं वो किए गए, चाहे वो अमेरिका की जानिब से किए हों चाहे वो ईरान की जानिब से। और आज की जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं वो भी यही है कि सदर ट्रंप ने जो है वो ईरानी मीडिया को आड़े हाथों लिया और उन्होंने कहा कि ये जो ईरानी मीडिया मुआहदे के हवाले से बात कर रहा है ये खबरें बिल्कुल झूठी हैं, बेबुनियाद है, और फिर कुछ ही लम्हों बाद ट्वीट को भी रीट्वीट कर देते हैं। तो सर, इन इबहाम के रहते हुए हम क्या कंसीडर करें इस तमाम तर मामले को? जी हाँ, ये है तो सही कि ईरान जो है उनकी तरफ से बार बार ये आ रहा था कि हतमी माहिदा अभी तय नहीं पाया। सर, ईरान ये कह रहा था कि अमन डील हो रही है, अमेरिका ये कह रहे हैं कि अमन डील नहीं हो रही। क्या नहीं हुई? सर, ईरानी मीडिया तो जो काफ़ी टाइम से ये कह रहा है कि अमन डील जो है वो हो रही है, हम उसके बहुत करीब हैं। ये तो अमेरिका कह रहा है, सदर ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि ये झूठी बेबुनियाद खबरें हैं, इसका कोई सच्चाई से ताल्लुक नहीं है। जी अब वो तो ये कह रहे हैं कि हमें तो यह है कि इनके जो सुप्रीम लीडर ने भी इस माहदे को ओके कर दिया है, इसकी मंजूरी दे दी है। ट्रंप साहब तो ये कह रहे हैं और माहदे के लिए तैयार हैं। और सुना उनके जहाज वहाज जो है एडमिनिस्ट्रेटिव वो यूरोप में जनेवा में उतर रहे हैं इस्तेमाल करने के लिए, जेटी वांस का उनका इंतजाम करने के लिए। तो ये मेरे ख्याल में अब ये बात तो मेरे ख्याल में ईरान भी चाहता है कि यहाँ पर ये मसला खत्म हो। ईरान के भी माशी हालात ठीक नहीं है, वहाँ महंगाई बहुत बढ़ गई है, लोग परेशान हैं। तो दोनों मुल्कों के लिए अच्छी खबर है और मेरे ख्याल है माहदे जो है ये जो है मतलब इस पर कायम रहेंगे ये। सर, उम्मीद करते हैं कि जो आपने प्रेडिक्शन की है कि ये मुआहदे के ऊपर कायम रहेंगे और ये मुआहदा जो है वो जल्द अज जल्द जो है वो प्रॉपर रिटन फॉर्म में आएगा और इसके ऊपर दस्तखत भी कर लिए जाएंगे। और अब देखते हैं नाज़रीन कि कल के दिन में क्या अहम डेवलपमेंट्स होती हैं इस मुआहदे के हवाले से। खालिद खोखर साहब आपकी तरफ आते हैं और हम क्योंकि आप सदर हैं किसान इत्तेहाद कौंसिल के, साथ साथ डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान साहब मौजूद हैं, माहिर मईशत हैं, सैयद अफजल हमीद साहब मौजूद हैं, वाइस चेयरमैन इबाद, और उनको प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे। सबसे पहले सर खालिद खोखर साहब आपकी तरफ में आऊँगी। सर, टैक्स के हवाले से और बजट के हवाले से जो है वो किसान तबका इस वक्त बड़ा परेशान है। खादों में जो रेट्स हैं उनमें इजाफा कर दिया गया है, फिर इस वक्त जो बीज हैं वो बड़े महंगे दामों मिल रहे हैं। इस वक्त किसान बरादरी जो है वो काफ़ी सरापा एहतजाज है। आपके ख्याल में ये बजट कैसा है? क्या ये वाकई किसान दोस्त बजट है? देखिए जी, मैं ये कहूंगा, हमेशा हम कहते हैं किसान दोस्त बजट, लेकिन होता नहीं है। इस दफा तो बिल्कुल ही किसान को, ज़राअत को, पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी को इग्नोर किया गया। बजट कहीं भी ज़राअत का नाम नहीं था, कहीं किसान का नाम नहीं था। दूसरी बात यह है कि जब यह बजट तैयारी में था हमें तो स्टेक होल्डर तस्लीम नहीं किया गया, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर तंजीम से कोई मुशावरत नहीं की। फिर परसों उन्होंने इकोनॉमिक सर्वे पेश किया, वो भी एग्रीकल्चर के हिसाब से गलत सर्वे था। उन्होंने कहा जी 2.9 ग्रोथ है, 70 लाख कॉटन बेल हुई है, गलत है। 55 लाख बेल हुई है, उसमें का 20 किलो वजन भी कम है, वो 45 से 44 लाख बेल बनती है। बिल्कुल। उन्होंने कहा जी 17% खाद का ज्यादा इस्तेमाल हुआ है, वो भी गलत हुआ, उन्होंने गलत कहा है। हम जहां पे DAP इस्तेमाल करते थे 23,95,000 टन तक हमने इस्तेमाल की, वो अब इस्तेमाल की है 13.25 लाख। मैं समझता हूँ कि उन्होंने, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी ज़राअत है। आपकी टोटल एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है, आपकी टोटल फूड सिक्योरिटी इस किसान के कंधों के ऊपर है। किसान नैब खुदा है, अल्लाह का दिया रिज़्क़ जमीन का सीना चीर के है, वो ज़राअत का है। पिछले 2 सालों में बेताशा उसको नुकसान पहुंचाया गया, हुआ नहीं है, पहुंचाया गया है जानबूझ के। उसको कास्ट ऑफ प्रोडक्शन वापस नहीं मिली, उसको प्रॉफिट नहीं मिला,
अब अगर सिक हो चुका होता है, एक बीमार होता है, तो उसको तो विटामिन दिया नहीं हुई कि हमने रिसर्च करके किस तरह बेहतर बीज लाना है, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को किस तरीके से कम करना है, बिजली का रेट किस तरीके से कम करना है, अपना डीजल का रेट काश्तकार के लिए किस तरीके से कम करना है, और खुसूसन उसके लिए क्या मैकेनिज्म बनाना है कि काश्तकार को उसकी प्रोड्यूस, यानी कि बजट में टोटली ज़राअत को इग्नोर किया गया है, ज़राअत का नाम ही नहीं लिया गया, यानी कि ज़राअत बजट बनाने वाले पाकिस्तान के लिए उन्हें पाकिस्तान की फिक्र नहीं थी। हालांकि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं जिसने घर दाने उधे कमले भी सियाने, लेकिन हम ज़राई मुल्क का शर्म आती है बताते हुए कि अब $10 बिलियन की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बात से इंपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि वैसे शर्म है हमारे लिए कि कुदरत ने तो हमें तमाम वसाइल से नवाजा है। 1500 किलोमीटर समंदर हमारे पास है, कराची से लेकर पेशावर तक मैदानी इलाका हमारे पास है, चारों मौसम हमारे पास है, दरिया हमारे पास है, चूलिस्तान हमारे पास है, रेगिस्तान हमारे पास है, रोई हमारे पास है, थर हमारे पास है। एक नहीं है तो एक विल नहीं है। देखिए ना हमारी तरजीहात क्या है। इन 5 सालों में हमारे जो वफाक के सेक्रेटरी एग्रीकल्चर है वो 15-16 सेक्रेटरी आ चुका है जी, यानी कि ये तरजीहात है। वो एक इंडियन आर्टिस्ट समिता पटेल, उसको कैंसर हो गया तो वो उसके अखबार में एक स्टेटमेंट थी, वो लिखती है कि जब मुझे मालूम हुआ जीवन क्या तो जीवन नहीं रहा। जिस बजट में ज़राअत के रिसर्च की बजट की बात ही ना हो कि रिसर्च के लिए हमने बजट क्या रखा है, बात ही ना हो, जिक्र ही ना हो। देखिए ना हमारा रिसर्च का बजट पहले क्या है, एग्रीकल्चर की जीडीपी का 0.18 ना होने के बराबर है। ब्राजील ने क्यों तरक्की की है, उसका 1.75 है। हम किसको अकोमोडेट कर रहे हैं, ब्राजील के काश्तकार को, अमेरिकन काश्तकार को, रशियन काश्तकार को, यूक्रेन के काश्तकार को। देखिए ना अगर हम कपास बाहर से मंगवाते हैं तो ड्यूटी फ्री है अपने। लेकिन खालिद साहब एक चीज समझ से बालातर है कि जब भी बजट जो है वो बनाया जाता है तो डेफिनेटली ये एक बड़ा इवेंट होता है हुकूमत के लिए, तो उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाया जाता है, मुशावरत होती है, उसके ऊपर पूरा होमवर्क होता है, तब बजट पेश किया जाता है। तो आप ये कह रहे हैं, मैं चैलेंज से बात कर रहा हूं कि फाइनेंस मिनिस्टर ने पाकिस्तान के किसी काश्तकार को, किसी जिम्मेदार को अपने साथ बिठा के मुशावरत नहीं की, कतई तौर पे उनको शामिल नहीं किया गया, उनको स्टेक होल्डर नहीं माना गया, उनको पाकिस्तानी नहीं माना गया, उनको इंसान नहीं माना गया, ज़राअत को एक पेशा नहीं माना गया। इसीलिए आज ज़राअत का पेशा ना मुनाफा बख्श है ना बाइज्जत कारोबार है। अब आप ये देखें ना जुल्म क्या हो रहा है जी अवाम के साथ। मैं एंड कंज्यूमर की बात कर रहा हूँ, गरीब आदमी की बात कर रहा हूँ। पिछले साल हमसे गंदम ली गई 1800, 1900, 2000 रुपए में, एंड कंज्यूमर ने खरीदी 4500 रुपए में। कौन मरा? काश्तकार मरा, उसका मुआशी कत्ल हुआ, और एंड कंज्यूमर मरा। फिर ये है कि काश्तकार बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर अगर नहीं करेगा, खादों का सही मुतवाज़िन इस्तेमाल नहीं करेगा, आपकी पैदावार कैसे बढ़ सकती है? देखिए ना आपके लिए लम्हा एक फिक्रिया है कि आप आबादी में हर साल एक नया न्यूजीलैंड या सिंगापुर ऐड कर रहे हैं, यानी कि 60-70 लाख आबादी ऐड कर रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर आपकी एग्रीकल्चर की ग्रोथ नहीं, आप करेंगे क्या? बिल्कुल आपको बाहर से चीजें नहीं मिलेगी, ये मैं आपको बता दूं। ठीक है खोखर साहब, इसके ऊपर मजीद डिस्कशन भी करेंगे और आपका पॉइंट जानेंगे। जी जी सर, हम डॉक्टर अब्दुल जब्बार साहब की तरफ आएंगे, माहिर मईशत है सर, फिर आपकी तरफ भी आते हैं सैयद अव्वल साहब। सर इसी से आगे हम कंटिन्यू करते हैं कि डेफिनेटली जिस तरह से खोखर साहब ने बात की कि मईशत किसी भी मुल्क की तरक्की में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, लेकिन अभी जो बजट पेश किया गया है और जिस तरह से किसान तबका सरापा एहतजाज है जो हम देख रहे हैं कल से, तो आपको क्या लगता है कि वाकई जिस तरह सर कह रहे हैं कि नहीं हमें एज अ स्टेक होल्डर बिठाया गया और बजट में हमें शामिल भी नहीं किया गया, सो क्या समझते हैं सर पहले ये हालात जो इस वक्त ज़राअत की एग्रीकल्चर है, पाकिस्तान की एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, वो उसमें चाहे हम आटा ले लें, चाहे हम गंदम ले लें, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं उनको ले लें, उनका हाल तो हमारे सामने है। सो आने वाले 2 से 3 सालों में मजीद आप फिर इसको कितनी तनज़्ज़ुली देख रहे हैं इसमें सर? किसी और सेक्टर का इतना बल्क में एक पोर्शन किसी का भी नहीं। कल फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, लाहौर चैम्बर, इन्होंने रिजेक्ट कर दिया है बजट को। क्यों रिजेक्ट किया? कोई हमेशा तो बिजनेसमैन जो है वो हुकूमत की रागनी गुड़ाता है, वो राग अलाप को या हुकूमत बिजनेसमैन उसी को राग अलापता है, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। इसके खास साथ अब सर्विस सेक्टर में आ रही है, यानी एग्रीकल्चर के लिए कोई तवज्जो नहीं। पिछले साल जो मिसमैनेजमेंट हुई है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से वापस आते। फिर आ जाते हैं हम सर्विस सेक्टर आपके सामने क्या सिचुएशन। एनर्जी सेक्टर में आ जाइए, नॉट अ सिंगल पेनी रिलीफ गिवन टू एनी कंज्यूमर इन एनी सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में आप इंडिया को कंपेयर कर रहे थे कि हमारी दुश्मनी वो रहेगी, लेकिन अगर अच्छे इल्जाम दुश्मन के पास के भी नजर आते हैं, स्टडी करें एग्रीकल्चर सेक्टर क्या कहता है। ईस्ट पंजाब का जो चीफ मिनिस्टर है सरदार जी, वो क्या फरमाते हैं
आपने तो आपको तो नकल करने की नहीं आती है। माजरत के साथ IMF ने आपको उठाकर दे दिया एक डॉक्यूमेंट, 4-6 पेजेस तो औरंगजेब ने पढ़ दिया। औरंगजेब के बारे में बताता हूँ आपको कि ये बहुत नथिंग पर्टिकुलर। मोहसिन ने क्या बात कही है जो ऑनलाइन के एडिटर है, आपको पता है फाइनेंस मिनिस्टर साहब अपने कमरे में बैठ के बात के साथ आपके टीवी, पता नहीं मुझे सरदार न्याजी साहब इसको अप्रूव कर सकेंगे, मेरे टुकड़ों को नहीं कर सकेंगे। तो प्रायोरिटी नहीं है इनकी फाइनेंस मिनिस्टर साहब की, और डार साहब इज रनिंग द शो बाय ऑल मीन्स। ये वही डार साहब है जिससे पहले फेल हो चुके थे। सरताज अजीज से लेकर नवाज शरीफ ने डार साहब को दे दिया, डार साहब से लेकर पाशा को दे दिया, पाशा को लेकर फिर सावधान को दे दिया। जनाब ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को, मईशत को चलाने के लिए टीम ऑफ एक्सपर्ट चाहिए। सर एक्सपर्ट्स ने तो सही यहाँ तक कह दिया है। कल हम ये देख रहे थे कि 8,500 कमाने वाला शख्स जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकता है। तो सर ये भी अभी देखना होगा कि अगर इस वक्त 15-16 हज़ार जो कमा रहा है शायद वो तो बहुत इस वक्त वेल ऑफ है। अरे बेबी सिंपल सा बजट बना लीजिए ना कि एक नाश्ते में बंदा क्या खा रहा है। 5 आदमियों की फैमिली के लिए 240 रुपए लीटर दूध है इस वक्त। एग्रीकल्चर मुल्क है, ये कहते हैं जी एग्रीकल्चर मुल्क है। 220 लाहौर में आ जाइए, लाहौर में दही का और दूध का रेट क्या है। बाकी छोटे गाँव में तो छोड़ दीजिए, वो बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं वो पाउडर में दूध खरीद कर ले जाती। एक नाश्ता अफोर्ड नहीं कर सकता बंदा 50,000 की तनख्वाह में भी प्रॉपर। आप 10-15 हज़ार को छोड़ दीजिएगा। बात ये है कि इनके पास अगर प्रॉपर स्टडी हो और प्रॉपर डेटा इनके पास दस्तयाब हो और विल हो, नीयत हो। ये तो डांग चुका हुआ है। PDM की 12 पार्टियों की गवर्नमेंट आई, आपके सामने आपको मुल्क खड़ा हुआ है। इस मुल्क की GDP ग्रोथ आप कह रहे थे कि बहुत जबरदस्त हो गई है। कौन सी जबरदस्त हुई है? कम ऑन, इनसे कहो कि ले आए GDP के ग्रोथ। बांग्लादेश 501 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी पे खड़ा हो गया GDP। पाकिस्तान 452 452 की GDP इकोनॉमी पे खड़ा हुआ है। हम उसको कहते थे भूखा बंगाली है जी, भूखा बंगाली है, खा के खा गया जी। कल भी मैंने अर्ज की थी कि नुसरत भुट्टो से मैंने जाती तौर पर पूछा, आप ये बताएं जी भुट्टो साहब ने बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान को इख्तियार क्यों रोका? उसने कहा जी हमें डर था कि बंगाली पाकिस्तान को खा जाएंगे। वो आज कोई और खा रहा है। बंगाली अपने मुल्क को तामीर और तरक्की में कोशा है, तीनों रात कोशा है। आप मुझे बताइए ना, 45 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट है उसकी, सिर्फ गारमेंट्स की। पाकिस्तान की कलेक्टिव 30 बिलियन नहीं है पाकिस्तान। आपको 45 बिलियन डॉलर का जो रेमिटेंस आ रहा है उससे पाकिस्तान बच रहा है। एग्रीकल्चर आपने दबा कर दिया, ट्यूबवेल की कॉस्ट अफोर्ड नहीं कर सकता फार्मर। DAP और बाकी जो फर्टिलाइजर्स हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकता बेबी। और सबसे रियायत में दिया जाता है, एग्रो केमिकल हो या फौजी फर्टिलाइजर हो, इनको गैस, नेचुरल गैस सबसे सस्ती दी जाती है। रेजिडेंशियल से भी सस्ती, इंडस्ट्रियल से भी सस्ती, घरों के अंदर आने वाली गैस से भी सस्ती। ठीक है सर, पॉइंट आपका आ गया है। और सर सैयद अफजल साहब आपकी तरफ में आऊँगी। और चूँकि अगर हम ज़राअत के शोबे की बात करें तो उसके साथ सर अगर हम सनती शोबे की बात करें तो अभी उसका भी यही हाल है। रियल स्टेट के शोबे की अगर बात करें तो वो इस वक्त बिल्कुल ठप है। और बाकी अगर हम बात करें दीगर शोबों की जिसमें हम आम इंसान की ज़िंदगी की बात करते हैं, जिसमें अभी अगर आप जाके देखें तो दाल और गोश्त का जो इस वक्त रेट है वो इस वक्त बराबर चल रहा है, बल्कि शायद चिकन जो है वो उससे सस्ता पड़ रहा है। उसके ऊपर गवर्नर साहब ने तो एक अच्छा सा मैसेज दिया है। एक तो उसको भी साथ में देख लीजिए कि वो ये बता रहे हैं कि आप अच्छी गाड़ी में फॉर्च्यूनर में बैठें और प्याज के साथ आप सूखी रोटी खा लें। शायद ये एक मैसेज था कि इस बजट के बाद आपने इसी कंटिन्यूटी को आगे लेके चलना है ताकि आपका गुजर बसर हो सके। एक तो इस इनिशिएटिव को आप कैसे देख रहे हैं, और दूसरा ये कि सर ये जो अभी बताया गया है कि जो सनती शोबे का जो टारगेट है वो 4.3% था, जिसको अब जो है वो 3.7 के ऊपर जो है वो आ गया। तो सर क्या कहेंगे? शुक्रिया आपका गुफ्तगू करने का मौका दिया। अच्छा देखिए, जाहिर है कि बजट के बारे में जिस तरह की गुफ्तगू हो रही है, हम सब समझते हैं कि हुकूमत के पास जो फिस्कल स्पेस है उसके अंदर रहते हुए, और आप जिस तरह से IMF प्रोग्राम के अंदर हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा तवील प्रोग्राम जो है वो पाकिस्तान है IMF के साथ, तो उसके अंदर रहते हुए अगर इससे बेहतर कोई बजट किसी के तवक्के में है या मुतवक्के था तो मैं नहीं समझता कि हमें ऐसा सोचना चाहिए। हाँ ये ज़रूर है कि गुज़िश्ता 2 सालों का जो बजट, इससे पहले जो इस हुकूमत ने, वैसे तो पाँचवा बजट है इनका, लेकिन अपनी इस हुकूमत में कंटिन्यूशन में इनका ये तीसरा बजट है।
तो अगर हम उससे पिछले 2 बजट के साथ इसको कंपेयर करें तो ये तीसरा बजट उससे कुछ बेहतर महसूस होता है, कुछ उसके अंदर स्टेबिलिटी फील होती है और कुछ तरजीहात में भी बेहतरी नजर आती है। अगर इस तरजीहात में मैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात करूं तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो गुज़िश्ता 3 साल से हम इनके साथ एक मुस्तकिल ये बात कर रहे थे कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को अगर आप रिलीफ देंगे तो उससे एक तो ये कि जॉब अपॉर्चुनिटीज पैदा होंगी। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी एग्रीकल्चर की बात हो रही थी, तो एग्रीकल्चर के बाद कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वो सेकंड लार्जेस्ट जॉब प्रोवाइडर इंडस्ट्री है जो अनस्किल्ड और स्किल्ड लेबर को जॉब प्रोवाइड करती है। जैसा आपको भी मालूम है कि इस वक्त बेरोजगारी में बहुत इजाफा हो रहा है और इसकी वजह से अगर ये एग्रीकल्चर की सूरत हाल अभी हमारे दोस्त उन्होंने बहुत तफसील से बताई आपको, तो हमारा मकसद भी कहने का ये होता है कि एक तो ये कि देखें ओवरऑल मईशत जो है ना वो तमाम इंडस्ट्री को मिला के चलती है। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा बजट है और उस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की वजह से पूरी मईशत आपकी बहुत बेहतर हो जाएगी तो ये नामुनासिब बात होगी। लेकिन अगर आप एग्रीकल्चर, क्योंकि पैसे जब इंसान कोई भी जो है ना आम आदमी या इंसान जब सेविंग करता है तो वो फिर वो उस पैसे को मार्केट में लेकर आता है, वो चाहे वो रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में लेकर आए, वो और किसी इंडस्ट्री में लेकर जाए, लेकिन जब उसके पास बचत ही नहीं होगी तो वो कहीं और नहीं ला सकता। अब जैसे मिसाल देने के लिए मैं चूंकि एग्रीकल्चर बैठे हुए हैं तो उनके रेफरेंस से बात करूं कि अगर उनकी इंडस्ट्री अच्छी चल रही होगी, लोगों के पास कोई सेविंग हो रही होगी तो वो लेकर आएंगे ना फिर रियल एस्टेट में। तो ये बहरहाल, लेकिन अगर हम इसको यूं भी समझ लें कि अगर कोई इनिशिएटिव जो है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को मिल रहा है और उससे अगर उस इंडस्ट्री के जरिए एक आम आदमी तक कोई रिलीफ उसको मिलता है तो इस पे भी हमें जो है वो एक इसको खुश आइंद बात समझना चाहिए कि लेकिन हुकूमत अफजल साहब इसमें एक चीज़ ये बताइएगा कि आपने कहा कि अगर इससे आम इंसान को कोई रिलीफ मिलता है तो उसके ऊपर भी बात करनी चाहिए। सो आप समझते हैं कि ये जो अभी जायदाद के शोबे के लिए एक बड़ी खुशखबरी इसको कंसीडर किया जा रहा है कि 7E के तहत लगने वाला जो टैक्स है उसको बिल्कुल जो है वो रिलीफ दे दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है और वो बिल्कुल फ्री हो गया है। लेकिन सर उसके साथ साथ आपको लगता है कि आम आवाम को भी इससे कोई फ़ायदा होगा? डेफिनेटली ये जो जायदादें बनाते हैं या ख़रीदते हैं या रियल स्टेट में जो भी इन्वेस्ट करता है वो तो आम इंसान होता नहीं है, वो तो वही होगा जो वेल ऑफ होगा, जो कि जायदाद प्रॉपर्टी को ख़रीद सकता है। सर अच्छा, अब इसमें तो इस तरह समझें कि 7E जो था ना वो तो एबॉलिश हुआ है और उसको सुप्रीम कोर्ट के ने जो है ना वो किया है ख़त्म, ये हुकूमत ने नहीं किया। अभी गुज़िश्ता दिनों उसकी जजमेंट आई है तो 7E जजमेंट की वजह से ख़त्म हुआ है। दूसरी बात, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अगर कोई आदमी आम आदमी नहीं होता कि वो जो बड़े बड़े प्लॉट्स लेके रख लेता है और उस पर 7E, मैं बात कर रहा हूँ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का मतलब ये है कि एक ऐसा बिजनेस जिसके साथ कोई 60-70 इंडस्ट्री जो है ना वो चल रही हो और उसके नतीजे में जब आप कोई हाउसिंग सेक्टर में अगर आप बिल्डिंग्स, अपार्टमेंट, हाउसेस बना रहे हो तो उसका फ़ायदा आम आदमी को पहुंचता है। लेकिन उस आम आदमी को फ़ायदा पहुंचने के लिए हुकूमत को अपने इक़दाम लेने पड़ते हैं और लेने पड़ेंगे। मिसाल देने के लिए आपको मैं बताता हूँ कि कंस्ट्रक्शन जो है वो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो उसको आपको कम करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे स्टील आज 2,60,000 रुपये टन है और सीमेंट का बैग 1,500 रुपये का बैग है। आज यही सीमेंट जब हम एक्सपोर्ट करते हैं क्लिंकर की शक्ल में या खाम माल की शक्ल में, तो जब जिस मुल्क में ये एक्सपोर्ट होके जा रही है वहाँ पे यही बैग 700 और 800 रुपये का बिकता है। तो हमारे मुल्क में जहाँ ये बनाया जा रहा है, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, अब इसके पीछे कार्टेल है या कोई और वजह है या हुकूमत जो है ना उसका जो है गवर्नेंस का निज़ाम कमज़ोर है, जो भी वजह है, तो ये अगर बैग पाकिस्तान में जब किसी और मुल्क में पाकिस्तान में बनने के बाद वहाँ 700-800 का बिक रहा है तो ये पाकिस्तान में भी 700 रुपये का बिकना चाहिए। या अगर मैं स्टील की बात करूँ तो स्टील जो है वो 1,60,000 रुपये पर टन बिकता है और पाकिस्तान में वो 2,60,000 रुपये बिक रहा है। तो अब आम आदमी को इस कंस्ट्रक्शन में जो रिलीफ मिल रहा है उसका फ़ायदा तभी पहुंचाया जा सकता है कि आप कंस्ट्रक्शन मटेरियल में ख़ास तौर पे आपको पता है कि 50% जो है वो स्टील और सीमेंट जो है वो यूज़ होता है किसी भी बिल्डिंग, घर बनाने में। तो इस तरह गवर्नमेंट को ये एक्शन या नेसेसरीज जो ज़रूरत है वो लेने की ज़रूरत है। ठीक है। अच्छा, आम आदमी की बात आम आदमी मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए कुछ ऐसी जो है वो जिस मिसाल के तौर पे एग्रीकल्चर है,
अगर एग्रीकल्चर को रिलीफ देंगे या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को रिलीफ देंगे तो मेरे फाजिल दोस्त जो मेरे साथ बैठे हुए हैं, तो ये रिलीफ उनको ज़ाती हैसियत में नहीं मिल रहा, या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को रिलीफ देने का मकसद ये है कि मुझे कोई ज़ाती हैसियत में नहीं मिल रहा, ये एक इंडस्ट्री को मिल रहा है जिसके जरिए इंडस्ट्री को मिल रहा है, इंडस्ट्री में उसका फायदा पहुंचाया जाए। अच्छा सर, इसमें एक चीज़ जो कि इसके ऊपर काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात भी खड़े हुए हैं कि ये तो इंडस्ट्री को मिल रहा है, उनको मिल रहा है जो इंडस्ट्रियल्स हैं, लेकिन उसमें जो काम करने वाले मजदूर हैं, क्या उनकी उजरत में भी इसके साथ इजाफा किया जाएगा कि अगर 7E जो है वो भी ख़त्म कर दिया जाए, फिर जो एक और है CVT टैक्स है उसको भी अगर ख़त्म कर दिया जाए, तो सर उसी तनासुब से ये परसेंटेज जो है वो आपके मजदूरों पर भी लागू कर दी गई है? देखिए, जहाँ तक लेबर रेट की बात आप करती हैं कि उसको, और या स्किल या अनस्किल की बात करती हैं, तो उसको जो है ना मार्केट खुद डिसाइड करती है, मेरे और आपके कहने से डिसाइड नहीं होता। लेकिन आज मिनिमम वेज, अब मेरी बात सुन लीजिए आप, मिनिमम वेज एक मजदूर का जो कि अनस्किल लेबर है जिसको कोई काम नहीं आता, जब वो आज मेरे पास आता है तो वो मिनिमम 2000 रुपये पर डे के हिसाब से वो मजदूरी उसको मिल रही होती है। और जो स्किल्ड लेबर आती है, यानी कि जो मेसन होता है या वेल्डिंग का काम करने वाला होता है, या इसी तरह से और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में और जो दूसरे स्किल्ड लेबर, वो कम से कम उसकी वेजेस जो है वो पर डे अगर आप उसको कैलकुलेट करें तो वो कम से कम 3 से 4 हज़ार रुपये उसकी पर डे जो है ना वो मिनिमम होती है। ठीक है तो सर। इसका मतलब है कि मजदूर जो है वो तकरीबन 50-60 हज़ार रुपये, 70 हज़ार रुपये मिनिमम ले रहा है, और स्किल्ड में वो कम से कम जो है ना लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपए मिनिमम चार्जेस को मिल रहे हैं। तो मेरे कहने का ये तो आपने बड़ी खुशखबरी सुनाई है कि स्किल्ड इस वक्त जो लेबर है वो लाख, 1.25 लाख ले रहा है, लेकिन हमारे जो हिसाब है या जो जिन लोगों से हम मिले हैं उनकी, जी सर सुने, अब मेरी बात सुने, मैं बिल्कुल खुशखबरी नहीं सुना रहा। मैं 30 साल से इस इंडस्ट्री के अंदर हूँ, जितने अरसे में मैं इस्लामाबाद में भी काम करता हूँ, मैं कराची में भी काम करता हूँ, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। और वो जो मैं जिस अनस्किल्ड लेबर की बात कर रहा हूँ जो 2000 रुपये पर डे कमाता है, वो 3 से 6 महीने के बाद उसी इंडस्ट्री में एज ए स्किल्ड के तौर पे का लेबर के तौर पे काम कर रहा होता है। तो बात सिर्फ देखें, इसमें जो है ना जॉब, जैसे एग्रीकल्चर का पूरा बैकग्राउंड अगर वो आपको बता सकते हैं, ज्यादा बेहतर बताएंगे। मैं आपको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का बता रहा हूँ कि इसके अंदर काम करने वाले लोग जो है वो नेक्स्ट स्टेज पे जाते रहते हैं और आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं। बात सिर्फ ये है कि देखें, कंसिस्टेंस कोई भी जब आप पॉलिसी बनाए ना, चाहे टैक्स पॉलिसी बनाए या और भी कोई पॉलिसी बनाए इंडस्ट्री के हवाले से, उसके अंदर कंसिस्टेंसी चाहिए। हमारे एग्रीकल्चर के दोस्त जो बैठे हैं उनसे भी पूछें यही बात कि अगर कंसिस्टेंसी होगी पॉलिसी में तो उसमें जो है वो इन्वेस्टर भी आएगा, डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट करेगा। ठीक है सर, ठीक है, पॉइंट आपका हमारे पास आ गया है। इसी के ऊपर हम जो है वो ठीक है खोखर साहब की तरफ पे आएंगे। खोखर साहब, क्योंकि जिस तरह से भी सर ने कहा कि जो इन्होंने एक बात बताई है कि जो स्किल्ड लेबर है वो इस वक्त 1.5 लाख तकरीबन कमा रहा है, और जिसके पास स्किल्स नहीं है वो भी 60-70 हज़ार रुपये आराम से कमा रहा है बकौल इनके। लेकिन सर हम ये देख रहे हैं जो सर्वेज हो रहे हैं, जो आम हालात हैं आवाम के, वो तो 10-15 तारीख तक जो है वो ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं गिन के, और उसके बाद वो ये गिन रहे होते हैं कि आज 16 तारीख होगी, या 17 होगी, 18 होगी, अब यकम कब आएगी और हमें मज़ीद जो पैसे हैं वो मिलेंगे। क्योंकि सर वही बात आ जाती है कि चलिए रिफॉर्म्स तो हो गए, अब जिस तरह से अगर हम देखते हैं कि अगर कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई रिलीफ दे दिया गया है, लेकिन आप अगर जाएँ अगर हम एक सब्ज़ी फरोश के पास चले जाते हैं, वहाँ पर जो रेट लिस्ट देखें, वहाँ पर उन्होंने लगाया होता है कि ये आलू बुखारा जो है वो इंपोर्टेड है, और ये दूसरा है, और ये दूसरा है, और ये दूसरा है, जो सबसे कमतर है उसका जो रेट लिस्ट है उसके ऊपर रेट लगा दी। लेकिन सर इसके ऊपर फिर जो कंट्रोल रखना है वो हुकूमत ने रखना है, वो मैकेनिज्म कैसे तरतीब दिया जाए। और इस तरह से हम आते हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ। डेफिनेटली सर जब रिफॉर्म्स भी बनाए जाते हैं, जब मैकेनिज्म भी बनाया जाता है, लेकिन जो किसान है वो हमेशा से तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार रहा है, हमेशा से उसके यही तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं हुकूमत से कि हुकूमत जो है वो किसान के साथ खड़ी नहीं होती। तो सर ये तहफ़्फ़ुज़ात ही हमें नज़र आते रहेंगे या इसके ऊपर पॉलिसी बनाई जाएगी, या क्या सूरत हाल सर हो सकती है? जी बहुत शुक्रिया। पहली चीज तो यह है कि दुनिया में जो एग्रीकल्चर की पॉलिसी बनती है वो 10, 20 और 25 साल की होती है कम अज कम। कि हमें सोचना ये चाहिए कि आज फर्स्ट क्या हम 2026 में बैठे हैं, 2036 में हमारी आबादी कितनी होगी, हमें गंदम कितनी चाहिए होगी, कपास कितनी चाहिए होगी, हमें फ्रूट कितना चाहिए होगा, वेजिटेबल कितना चाहिए होगा, हमें उसके लिए खाद कितनी चाहिए होगी, पेस्टिसाइड कितनी चाहिए होगी, हमें उसके लिए बिजली कितनी चाहिए होगी। लेकिन हमारे यहाँ कोई एक दिन की भी प्लानिंग नहीं है कि हम कोई एक प्लानिंग करें। हम प्लानिंग लेस चल रहे हैं, बगैर प्लानिंग के चल रहे हैं जी।
क्योंकि मैं पहले ही आपको ये बात बता चुका हूं कि हमें किसी मुशावरत में वफाक ने शामिल नहीं किया, काश्तकार को पाकिस्तानी और इंसान तक तस्लीम नहीं किया। ठीक। ज़राअत में बहुत गुंजाइश मौजूद है इस वक्त कि हम अपने गैर आबाद रकबों को आबाद करें। हम आबादी में हर साल एक नया न्यूजीलैंड या सिंगापुर लेके आ रहे हैं, एक मुल्क जितनी आबादी ऐड कर रहे हैं। हमें उसी हिसाब से उसकी ग्रोथ चाहिए, और ग्रोथ कब हो सकती है? जब हम बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर करें। बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर कब हो सकता है? जब हम काश्तकार को उसकी फसल की सही कीमत दें। फसल की सही कीमत क्या होती है जी? दुनिया में हर फसल की एक इंडिपेंडेंट प्राइस कमीशन होता है जो डिसाइड करता है कि ये आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी। तालबा कर रहे हैं इस वक्त कि या प्राइस कमीशन बना के हमारा रेट अनाउंस कर दें, या फिर हमें एंड टू एंड डीरेगुलेट कर दें, फिर हुकूमत दरमियान में से निकल जाए। फिर हुकूमत आटे के ऊपर, रोटी के ऊपर, गंदम के ऊपर, चीनी के ऊपर हुकूमत अपनी पॉलिटिक्स सियासत ना करे, ना उसको करना चाहिए। लेकिन ये क्या तरीकेकार है कि दोनों मरे, एंड कंज्यूमर भी मरा, काश्तकार भी मरा। पिछले साल हमने आपको गंदम दी 1800, 1900, 2000, 2100 में, काश्तकार ने बाद में वही एंड कंज्यूमर ने खरीदी। 35,87,000 टन बाहर से गंदम इंपोर्ट कर ली गई, ज्यादती की गई, मुल्क के साथ जुल्म हुआ, कोई इंक्वायरी हुई, किसी को सजा हुई? मैं गन्ने का काश्तकार भी हूं, मैं बड़ा फार्मर हूं गन्ने का जी। 2017 में हमारा 7 से 8% गन्ना ज्यादा काश्त था, तो उसका रिजल्ट क्या निकला? हम चीखते रहे कि जो आपके पास चीनी फालतू है बर वक्त एक्सपोर्ट करो, लेकिन हुकूमत ने एक्सपोर्ट ना की। वही बाद में एक्सपोर्ट हुई 10 रुपए 70 पैसे रिबेट देके, लेकिन काश्तकार का मौशी कत्ल हो गया। हमें 100 अरब रुपए का नुकसान हुआ जी उससे। इस साल हमारा गन्ना जो बाकी फसलों के इनबैलेंस होने की वजह से, कपास का रेट ना मिला, गंदम का रेट ना मिला, आलू का रेट ना मिला, गोभी का रेट ना मिला, गाजर का रेट ना मिला, इनबैलेंस होने की वजह से काश्तकार ने 25% गन्ना ज्यादा काश्त कर लिया है। मैंने एफपीआर से रिकॉर्ड लिया कि जी हमारे पास चीनी कितनी फालतू है। मार्च एंड में हमारे पास जो चीनी मौजूद थी वो 7.9 मिलियन टन थी। हमारी जरूरत है 6.6 मिलियन टन, 13 लाख टन चीनी फालतू है। अगर उसको एक्सपोर्ट ना किया गया तो मौशी कत्ल किसका होगा? काश्तकार का होगा, किसी और का नहीं होगा। 20-30 किलोमीटर लाइनें लगेगी, काश्तकार फिर मरेगा। नहीं, मेरी अर्ज, हम क्या चाहते हैं, हुकूमत से क्या मुतालबा कर रहे हैं कि आप इसकी भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बनाएं। इंडिपेंडेंट अथॉरिटी हो जो डिसाइड करे हमारे मुल्क में किस चीज की एक्सपोर्ट की जरूरत है, किस चीज की इंपोर्ट की जरूरत है। एक बड़ा वाजे वो डिसीजन लें। आज देखिए ना, बदकिस्मती हम $10 बिलियन की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, अपनी हमारी कोई एक्सपोर्ट नहीं है। इस सब पता है आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, एग्रीकल्चर का डेफिसिट कितना बड़ा है? $6 बिलियन का। हमारे चावल में जो एक्सपोर्ट में कमी आई है ना, वो $2.1 बिलियन की कमी आई है, एक साल की मैं बात कर रहा हूं। कॉटन में $2 बिलियन का हमारा इजाफा हुआ इंपोर्ट का, सिर्फ कॉटन में। 70% मक्की की एक्सपोर्ट में कमी आई है, 90% चिल्ली की एक्सपोर्ट में कमी आई है, 42% फ्रूट एंड वेजिटेबल की एक्सपोर्ट में कमी आई है, 60 से 70% हमारे सेसबी यानी कि तिल की एक्सपोर्ट में कमी आई है। हम कहां खड़े हैं? रिसर्च का जिक्र नहीं किया बजट में। हमारा रिसर्च का बजट क्या? एग्रीकल्चर की जीडीपी का 0.18 ना होने के बराबर है। ब्राजील ने क्यों तरक्की की? उसका 1.75 है। तो इसलिए हमें होश के नाखन लेने चाहिए। पूरी दुनिया में फूड सिक्योरिटी नंबर 1 पे है, बॉर्डर सिक्योरिटी नंबर 2 पे है। हम घर अगर दाने हो गए, बुजुर्गों से सुनते आ रहे हैं, जिसे घर दाने ओदे कमले भी सियाने। इस वक्त ज़राअत का कारोबार ना बाइज्जत है ना मुनाफा बख्श है पाकिस्तान में। ठीक है सर, क्योंकि हमें हमारी फसल की प्राइस नहीं मिली, हमें प्रॉफिट नहीं मिला। बिल्कुल सर, बचा फरमाया आपने कि ठीक है सर, पॉइंट आपका आ गया सर। वाकई अलार्मिंग सिचुएशन है इस वक्त, जो इस वक्त एग्रीकल्चर की सूरत हाल है। ठीक है सर, सर आपकी तरफ हम आएंगे और सही साहब क्या कहेंगे इस वक्त? सही सर, डॉक्टर अब्दुल जब्बार साहब आपकी तरफ मैं आऊँगी। और सर आपने तमाम तर तनाजुर को देखा, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि किस तरह किस तेज़ी के साथ जो है वो इजाफा हो रहा है, और किस तरह से हम देख रहे हैं कि जो शोबे जिनमें तरक्की होनी चाहिए वो तनज़्ज़ुली का शिकार हो रही हैं। लेकिन सर एक चीज़ और, जो GST निज़ाम में तब्दीली है उसके बायस जो है वो जो हमारी रोज़मर्रा की अशिया हैं उनमें जो है वो इजाफा कर दिया गया है, जिसमें दूध से बनी अशिया की बात की जा रही है कि उसमें मज़ीद इजाफा किया जाएगा, बेकरी आइटम्स में इजाफा किया जाएगा, खुर्दनी तेल, केचप हो गया, जैम हो गया, मतलब जो आपकी ज़रूरी अशिया है, जो आपकी रोज़मर्रा की अशिया हैं उनमें इजाफा किया जा सकता है। और साथ ही साथ सर इतना ही नहीं, बल्कि अभी जो इस वक्त हमने ये देखा कि जो बजट इस वक्त तरतीब दिया गया है, कौमी इक़्तिसादी कौंसिल ने ये जो तरक्याती बजट है उसको भी कटौती लगा दी गया है। और अब यानी ये कि अब इस टाइम के बाद ना कोई स्कूल तामीर होगा, ना कोई सड़क तामीर होगी, ना कोई न्यू अस्पताल बनाया जाएगा,
होगा तो ये तमाम तर चीज़ें जो है वो कुछ वक्त के लिए, बल्कि नया बजट आने तक ये बिल्कुल क्लोज रहेंगी। तो सर कैसे देख रहे हैं कि इतनी कटौती भी लगा दी और यहाँ से आपने रोज़मर्रा की चीज़ों में भी इजाफा कर दिया, और साथ ही साथ न सिर्फ इतना बल्कि जो NFC अवार्ड के ऊपर बड़ी बात की जा रही थी कि इसके ऊपर तरमीम लानी चाहिए, सो उसमें भी तमाम तर सूबों का जो इस वक्त का बजट है वो भी बहुत मिनिमाइज कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया। मुझे खुशी है कि मेरे दोस्त अफजाल हमीद साहब यहाँ बैठे हुए हैं। ये अफजल हमीद नहीं है, अफजाल हमीद है, बड़े अच्छा नाम है इनका आबाद के हवाले से, एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। बात यह है कि पाकिस्तान में कार्टेल्स काम कर रहे हैं। हमारे कार्टेल्स शुगर में हो, सीमेंट में हो, गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग में हो, और इवन एग्रीकल्चर में शुगर टाइप के जो बैठे हुए हैं, जो इक़्तिदार में भी बैठा हुआ ग्रुप, नीयत नहीं है उनकी आवाम को गुर्बत से बाहर निकालने या प्रॉस्पेरिटी की बात करने। ये इनका सब्जेक्ट नहीं है बेबी। दे आर नॉट कंसर्न। द एंटायर पार्लियामेंट जो है और उसके जो लीड पार्टीज की कैसी है ये डायनेस्टी, जो भी किसका नाम ले, देखिए मैं अर्ज कर रहा हूँ, जैसे अभी खोकर साहब ने बात की, अफजाल हमीद साहब ने बात की, कंस्ट्रक्शन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट शोबा है, लेकिन उसकी परसेंटेज ओवरऑल GDP में बहुत कम है। एग्रीकल्चर मैंने जैसे अर्ज किया 23 से 27% कंट्रीब्यूशन है। शुगर में आप देखें, कार्टेल कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहाँ गया? ये उसका सब्जेक्ट है ये, तो जिसको पहले मोनोपोली कमीशन कहा जाता था, एंटी मोनोपोली, आज कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो या सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान SCCP हो या स्टेट बैंक पाकिस्तान हो, ये तीन बहुत बड़े अदारे हैं जिनको पॉलिटिकल बुनियाद के ऊपर अपॉइंट किया जाता है। स्टेट बैंक से आप मदद ले रहे हैं, उनसे नहीं कह रहे कि जी अब आप 47% अगर गुर्बत है तो ये बजट आपको 10 मिलियन अफराद को आइंदा 90 डेज में गुर्बत के नीचे बिलो द सब्सटेंस लेवल ले जाएगा। बाय ऑल मीन्स नोबडी कैन चैलेंज दिस फिगर एट द। वजह उसकी क्या है कि लोगों के पास बचत ही नहीं है। जिस मुल्क में बचत नहीं होती उस मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं होता। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिक प्रिंसिपल है। सेविंग इज ऑलवेज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। है ही नहीं पाकिस्तान में। अच्छा, बचेगा कैसे? बचेगा इसलिए नहीं कि खाने पीने की, मतलब आपने 838 मिलियन या कितना BISP पे डाल दिया। मैं अर्ज करता हूँ आपसे, बांग्लादेश में उन्होंने सोशल सेफ्टी नेट पूरे साउथ एशिया में, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इनमें सबसे ज्यादा बांग्लादेश टॉप पर है। मालदीव सबसे ज्यादा टॉप पर है। उनके यहाँ मीजल्स की वबा चल रही है, लेकिन उनकी गवर्नेंस ने ये फैसला किया, गवर्नमेंट ने फैसला किया कि हमने प्रो पुअर बजट बनाना है। ये प्रो पुअर नहीं है बजट। इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर किसी का शौक हो के लेना चाहता है वो भी ले सकता। आपके सामने सारी कितने कितने ब्रांड्स आ रहे हैं। तो इट इज अ कार्टेल परफॉर्मिंग इन पाकिस्तान, और पॉलिटिकल कार्टेल्स भी हैं पाकिस्तान के अंदर। ये सिर्फ इंडस्ट्रियल कार्टेल्स नहीं है, एग्रीकल्चर कार्टेल नहीं है शुगर की शक्ल। यहाँ पर पाकिस्तान में पॉलिटिकल कार्टेल्स भी हैं। तो बड़े बड़े ग्रुप पॉलिटिकल जो काम कर रहे हैं, दे आर लीस्ट कंसर्न्ड अबाउट द पॉवर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल कॉमनर्स के। आपने BISP क्या रखा, मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ आपको। अफ्रीका जैसे कॉन्टिनेंट के छोटे छोटे ममालिक में जहाँ पे गुर्बत बहुत ज्यादा है, वहाँ पे उन्होंने अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर का सिस्टम नहीं चलाया। पाकिस्तान में UCT है, अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर। वोट बना रहे हैं, 800 अरब रुपया आप देने के बाद गुर्बत दूर नहीं कर सके। गुज़श्ता 15 साल में जितने भी पैसे दिए हैं, फरजाना राजा से लेकर ऑनवर्ड आगे जितने भी लोग आए हैं, उनको पता करें ना, हिसाब दें इनसे वोट बनाने के लिए। ये सियासी खेल है, सियासी खेल है। कौम के साथ मजाक उड़ाया जा रहा है, गरीबी का मजाक उड़ाया जा रहा है कौम की, और इसमें दे आर नॉट सिंसियर। एक साहब है जो हमारे वजीर खजाना है, अब मुझे बताइए कि उनका गरीब आदमी के बजट से क्या ताल्लुक है? उनको क्या पता कि वो रोजाना जीता है, रोजाना मरता है, उसके मसाइल क्या हैं? आज जनाब बड़े शहरों में तदफीन बहुत बड़ा इशू बन गया है। वो कफन के लिए पैसे नहीं दे सकते, लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पैसे। कब्र के लिए पैसे नहीं दे सकते, लोग कंट्रीब्यूट करते हैं कब्र के लिए। ये है गुर्बत के लेवल पाकिस्तान में। और आप कह रहे हैं जी फलाह बहबूद होगी, शहबाज शरीफ साहब। किसको ये कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं बैठकर? आज 4 साल हो गए उनकी हुकूमत को, उनके इक़्तिदार में आए हुए। मुझे बताइए, किसी भी शहर के अंदर जाकर सर्वे कर लीजिए, जाकर इन्फ्लेशन के रेट चेक कर लीजिए। ये सब डुप्लीकेशन ऑफ फिगर्स है कि जी हमने 42% से इन्फ्लेशन लेके 5.7 पर लेकर आ गए हैं। किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं ये? ठीक है जब्बार साहब, किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं?
ठीक है जवार साहब, क्योंकि अब हम जैसे से बात करते हैं कि अगर किसी भी सेक्टर में जाएं और वहाँ पर आवाम से पूछे तो सर आवाम को तो ये भी नहीं पता होगा कि बजट क्या है और बजट के बाद क्या सूरत हाल बनती है। उनको ये पता है कि ये महंगाई हो गई है और इससे हमने कैसे निपटना है और कैसे अपने टाइम को जो है वो आगे लेके चलना है। सर पावर सेक्टर की बात करते हैं, सर फिर आपकी तरफ पे आती हूँ अफजल साहब। ये जो सर पावर सेक्टर का जो गर्दिशी कर्जा है ये मज़ीद जो है ये बढ़ गया है, जो कि 1840 अरब तक जो है वो अब पहुंच चुका है। और सर इसमें एक क्योंकि इससे पहले भी यही होता था कि ये जो गर्दिशी कर्जा है इसमें आम आवाम का जो मंथली बिल आता है उसमें 3 रुपये और 43 पैसे जो है वो हमेशा से कटते थे। सो सर उसको भी मज़ीद शायद एक्सटेंड कर दिया है, 4 रुपये से बढ़ाकर 5 रुपये तक भी जा सकता है ये जो भी बिल आएगा। सो सर पर यूनिट अगर ये बिल आवाम के आम बिल से कटेगा, चाहे वो यूज़ करते या नहीं करते, तो सर इसका तखमीना अगर हम लगाएं तो वो कितने तक जाएगा और आपको लगता है कि ये सर इसको किस तरह से हम डिफाइन करेंगे? जी आप मुझसे बात कर रही हैं? जी सर अफजल साहब। देखिए ये जो आपने गर्दिशी कर्जे की बात की है इसमें तो देखिए आईपीपीज के हवाले से तो हमें बिल्कुल बार बार इस पे बहुत ज़्यादा बात भी हुई है और ये हमें तो ये समझ नहीं आता कि ये आईपीपीज के साथ माहिदे किसने किए थे और हर हुकूमत ने किए थे। तो ये बात तो जाहिर है कि उनको उन लोगों को सामने लाना भी चाहिए जिन लोगों ने ये माहिदे किए थे और ये में जो इसके जो नुकसानात हैं वो अवाम को बर्दाश्त करने पड़ते हैं ना। जैसे अभी आपने कहा कि उसके हर बिल के अंदर जो है ना ये एक्स्ट्रा इजाफी तौर पे लगकर आएगा और वैसे भी बिजली आपको पता है कि सबसे ज़्यादा महंगी जो है ना हमारी रीजन में सबसे ज़्यादा महंगी बिजली जो है ना वो हमारी है। मैं थोड़ी सी बात जो है ना डॉक्टर जब्बार साहब ने अभी हमारे दोस्त भी हैं उनके हवाले से बात करना चाहूँगा। उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों की निशानदेही की और ये बहुत उन्होंने बिल्कुल ठीक और मुनासिब बात की कि जब भी एक तो हकीकत पसंद होना चाहिए, जब भी कोई बात या बजट के हवाले से बात हो रही है। अभी आपने खुद भी एक बात कही कि जब बजट आता है तो आम आदमी का उसके साथ कोई राब्ता ताल्लुक होता ही नहीं है। अच्छा ये गुज़िश्ता 20-25 सालों से ये चीज़ शुरू हुई है। उससे पहले लोगों का इंटरेस्ट होता था बजट में, क्योंकि जो कुछ भी बात हो रही होती थी बजट में वो उस पूरे जो साल होता था उसके हवाले से होती थी। आज तो सूरत हाल है कि हर दूसरे तीसरे महीने कोई नया बजट आने की बात हो रही होती है। अच्छा जहाँ तक महंगाई की बात है, इन्फ्लेशन जो है ना एक तो ये कि इन्फ्लेशन जो जिस तरह भी कैलकुलेट हो रही है कि वो पहले 22-24% थी और वो ग्रेजुअली आके अब कहते हैं कि 8.7 या 9% है। मसला मेरे नज़दीक उससे भी आगे बढ़ के ये है कि निचली सतह तक जो गवर्नेंस का मसला है, यानी कि आप जो रेट भी मुकर्रर करते हैं किसी भी अजनास के जो मार्केट में, जब कोई आदमी उसको खरीदने जाता है उसका रेट जो है बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो ये सारा काम जो है ना जो हुकूमतें होती हैं उनका काम है उसको गवर्नेंस जो है ना वो, और गुड गवर्नेंस उसी को कहते हैं कि जो कुछ वो बता रहे हैं ऐसे ही कुछ होना भी चाहिए। तो मुझे जो सबसे ज्यादा कमी हमेशा नजर आती है वो उस जगह नजर आती है कि आपकी गवर्नेंस जो है ना वो कहीं है ही नहीं। जब गवर्नेंस नहीं होगी तो हर आदमी आज़ाद है, वो अपने आज़ाद से रेट मुकर्रर करता है और मार्केट में वो चीज़ बिक रही होती है, खरीदने जिसके पास पैसे हैं वो खरीद रहा होता है, जो बेचारा जिसके पास पैसे नहीं है वो नहीं खरीद पाता। अच्छा और फिर क़ुव्वत ख़रीद की बात की है डॉक्टर अब्दुल जब्बार साहब ने, बिल्कुल मुनासिब बात की है। लोगों की क़ुव्वत ख़रीद जो है ना वो बिल्कुल इस वक्त ख़त्म हो गई है, यानी कि उनके पास बाइंग पावर नहीं है। फिर अभी आप एक मुख्तसर एक बात करके ख़त्म करता हूँ। अभी आपने जीएसटी की बात की थी। देखिए जीएसटी पहले ही हमारे ऊपर जो है ना 18% चार्ज हो रहा है, जो मुख्तलिफ जो है ना हमसे 18% लिया जाता है। दुनिया के जो और ममालिक हैं जो हमसे जुड़े हुए हमसाए ममालिक हैं उन्होंने जीएसटी को कम किया है। जीएसटी का मतलब होता है आप कोई चीज़ किसी होटल रेस्टोरेंट में जाके रहे, कोई चीज़ आप परचेज कर रहे हैं तो आपके ऊपर जीएसटी चार्ज हो रहा है। तो अगर ये जीएसटी आज 18 और आप कह रही हैं कि ये और बढ़ाने की बात हो रही है, तो अगर इस जीएसटी की हुकूमत को पता नहीं ये क्यों नहीं समझ में आता, उनको ये समझ आता है कि इस जीएसटी के जरिए जितना ज्यादा लोगों से कलेक्ट कर लिया जाए वो आसान न। लेकिन सर ये जीएसटी तो 18% अभी बता रहे हैं ना, ये जो डॉक्यूमेंटेड है, ये जो अब हम शॉप्स पे जाएंगे जहां पर परचेजिंग करेंगे वो हो सकता है 22-25 पे चार्ज करें, उनको पूछने वाला तो कोई है नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें हुकूमत को चाहिए ये था कि इस जीएसटी को बजाय बढ़ाने के कम करना चाहिए था कि अगर ये जीएसटी 5 से 10-12% के दरमियान है तो उसका फायदा ये होता है कि अगर आपके पास कोई बचत आ रही है उसके नतीजे में, जीएसटी कम होने के नतीजे में, तो आप उस बचत को कहाँ कंज्यूम करेंगी? इसी मार्केट में करेंगी ना। आप कोई और चीज़ खरीदेंगे, कोई और चीज़ खरीदेंगे। जब आप कोई चीज़ खरीदेंगे तो जो मैन्युफैक्चरर है, जो चीज़ उस इंडस्ट्री से मुताल्लिक है, उस इंडस्ट्री का भी पहिया चलेगा।
और उस जीएसटी में उसको क्या कहते हैं, जब जब आपका क्या कहते आपका जीडीपी है, उस आपका जीडीपी इंप्रूव होगा, यानी कि बिल्कुल। जितना ज्यादा अच्छा सर, पैसा ये चलेगा बताइएगा अफजल साहब, GDP ठीक है, इसमें इम्प्रूवमेंट की अशद ज़रूरत है, और क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जब से बजट पेश हुआ है, अभी 3-4 दिनों में मजीद इसके समरात खुल के सामने आएंगे, और जो लोग अभी ग्रोसरीज करेंगे या शॉपिंग करने जाएंगे तो उन्हें पता चलेगा कि क्या अब तक 25+ इंक्रीज़ जो है वो हो जाए, और फिर उसके ऊपर रोना धोना जो है वो शुरू हो जाएगा। खैर, हम बात करते हैं कुछ रियल स्टेट के हवाले से, और क्योंकि काफ़ी टाइम से ये बात हो रही थी कि रियल स्टेट इंडस्ट्री इस वक्त ठप हो चुकी है। सो इस वक्त हुकूमत ने जो है वो रियल स्टेट इंडस्ट्री के लिए खुशखबरी ये कहा जा रहा है कि ले आए हैं। सर, उसमें अभी आपने बात की कि पावर ऑफ बाइंग जो है वो सबसे ज़रूरी होती है, कि आपकी कितनी कैपेसिटी है, आप पावर ऑफ बाइंग रखते हैं या नहीं रखते। सो सर, उसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का किरदार हमेशा से अहमियत का हामिल रहा है। अब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए जो है वो गैर मुल्की असासों पर जो कैपिटल वैल्यू एडिशन था सर, उसके अंदर खातिर खा कमी की गई है। सर, इससे एक तो फ़ायदा क्या होगा, और अगर हम पॉजिटिव एक्सपेक्ट के ऊपर जाएँ तो क्या ये वाकई रेवेन्यू जनरेट होगा, जो हम बात कर रहे होते थे कि रेमिटेंस आए और मुल्क के लिए फ़ायदा हो। सो आपको लगता है कि इस इनिशिएटिव के बाद रेमिटेंस आएगी वाकई पाकिस्तान में? जी, पहले तो ये कि जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा और हमारे दोस्त ने भी कहा कि रेमिटेंस तो बढ़ा है। आपको पता है कि इस दफ़ा भी $41 बिलियन का जो है ना वो टारगेट है, और हर माहाना की बुनियाद पे जो है ना ये रेमिटेंस बढ़ रहा है। अच्छा, उसकी जो पीछे बैकग्राउंड है ना, स्टेट बैंक की रिपोर्ट ये है कि इसमें से 50% अबव जो है वो रियल एस्टेट सेक्टर में ही आता है, जो आपको रेमिटेंस आ रहा है। और जैसे जैसे ये अभी इसमें आपने जैसे बताया है कि आसानियां पैदा कर रहे हैं टैक्स के हवाले से भी, तो उसकी वजह से, और ये जो गल्फ में सूरत हाल पैदा हुई है, जो पिछले दिनों तकरीबन 3 माह से जो गल्फ के अंदर सूरत हाल पैदा हुई है, उसकी वजह से भी लोगों के अंदर रुझान जो है वो रियल एस्टेट सेक्टर और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर, यानी कि जो हम अपार्टमेंट और घर वगैरह बनाते हैं उसकी बाइंग का रुझान बढ़ा है। और एक और वजह भी, जो बाइंग पावर तो यकीनन कम है, लेकिन इसके साथ साथ जो एक और चीज़ में इजाफा हुआ भी, हुकूमत ने गुज़िश्ता दिनों जो है वो हाउसिंग फाइनेंस जो है ना वो उसका इजरा किया है, और ये तमाम कमर्शियल बैंक्स के साथ, और ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा 5% के ऊपर सब्सिडाइज रेट के ऊपर हो रहा है। अच्छा, ये इसमें एक और जो आसानी है वो ये है कि एज ए बिल्डर डेवलपर तो अपनी जगह उसका एडवांटेज है, और आम आदमी को भी उसका फ़ायदा पहुँचेगा। उसका ये कि जैसे अगर आपके पास आपका ज़ाती प्लॉट है, तो आपको वो हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन करने के लिए डे फर्स्ट से आपको उस लोन की फाइनेंसिंग मिल जाएगी, जो कि 5% पे है। तो आप अपना घर बना सकते हैं। अच्छा, उस घर बनाने में जैसे मैंने पहले भी कहा कि उससे लाइट इंडस्ट्रीज जो है ना वो भी चलेंगी, उसके नतीजे में बेरोजगारी में कमी आएगी, रोजगार उसमें बढ़ेगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो ओवरसीज पाकिस्तान इस तरह के जितने भी इंडिकेटर हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से वो मौसर आ रहे हैं, मस्बत हैं। ठीक है सर, और हम उम्मीद करते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए भी बेहतर साबित हों। जिस तरह से हम कह रहे हैं कि रेमिटेंस जो है वो आनी बहुत ज़रूरी है, सो ये एक अच्छा है कि एक आपने वे आउट दे दिया कि रेमिटेंस जो है वो आप भेजें, ताकि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान का असासा है वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सके। अब खालिद साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि क्योंकि अब जो हदफ है वो ये है कि टैक्स हदफ जो है वो 15.3 खरब रुपए है। सर, क्या समझते हैं, IMF को डिस्टर्ब किए बगैर, पाकिस्तानी अवाम को डिस्टर्ब किए बगैर, और बाकी जितने भी सेक्टर्स हैं उनको डिस्टर्ब किए बगैर ये हदफ हासिल होगा? जी, बहुत शुक्रिया जी। पहली चीज तो यह है, जब तक हमारी प्रोडक्शन, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो, इंडस्ट्री में हो, जब तक हम वो नहीं करेंगे, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देंगे। अब देखें ना, हमारा टेक्सटाइल सेक्टर जो सबसे ज्यादा आपकी एक्सपोर्ट कर रहा है, अच्छा वो उसमें 50% बंद पड़ा है। जिनिंग सेक्टर हमारा टोटल तकरीबन 50% से ज्यादा बंद पड़ा है। एग्रीकल्चर सेक्टर इस वक्त टोटली ज़बूहाली का शिकार है। लेकिन ना, हम अपने वसाइल के ऊपर अगर तवज्जो नहीं देंगे, अपनी इंडस्ट्री को बेहतर नहीं करेंगे, अपनी ज़राअत को बेहतर नहीं करेंगे, हम IMF पे दारोमदार रखेंगे, तो हम किस तरह अपने टारगेट अचीव कर सकते हैं? पॉसिबल नहीं है। हमें ये चाहिए, कुदरत ने तो हमें, मैं पहले भी अर्ज करता हूँ, हमें तमाम वसाइल दिए हैं, एक विल नहीं है। हमें एक विल पैदा करने की जरूरत है। दूसरा ये है कि हम गरीब के ऊपर तो देते हैं जोर। मुझे आप एक चीज बताएं कि हमारे मिनिस्टर्स के पास 2 गाड़ियां क्यों हैं? वो 2 लोग हैं, अलग अलग बैठना है उन्होंने, किस लिए है उनके पास? आप स्पीकर की और चेयरमैन सेनेट की, इनकी तनख्वाहें 25-25 लाख यकदम क्यों की गई है? 1-2 लाख से क्या वजह थी, क्या मजबूरी थी? वो तो खाते पीते लोग हैं, एक गरीब की तनख्वाह तो नहीं होती। मैं आपको एक चीज आखिर में बताना चाहता हूँ। हम काश्तकार जो ना इंटरनेशनल रैंकिंग में आते हैं, हम दूध में 4थे नंबर पे हैं,
हम गन्ना में 5वें 6वें नंबर पे हैं, हम कपास में 5वें नंबर पे हैं, हम गन्ने में 7वें 8वें नंबर पे हैं, हम चावल में 8वें नंबर पे हैं, हम किन्नू में पहले नंबर पे हैं। हमारे लिए तो कोई बात नहीं है। लेकिन हमारी सर ये अदलिया किस नंबर जो पे है? सर माजूर चाहूंगी, ये जो मैं- दूध से बनी हुई अशिया, दूध की कीमतों में इजाफा किया गया है, चावल की कीमतों में इजाफा है, चीनी की कीमतों में इजाफा है, आज- तो सर इनडायरेक्टली तो आज- ये आज आपको ही आप- फायदा है। नहीं, मुझे आप एक चीज बताएं, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी बढ़ी है और रेट कितना बढ़ा है। मैं वो भी आपको एनालिसिस दे दूं। आज से 4-5 साल पहले जो हमारी डीएपी का बैग 4,000 रुपए का था, वो 17,000 रुपए का हो गया। जो हमारी यूरिया का बैग कोई 1,000-1,200 रुपए का था, वो 4,500 रुपए का हो गया। जो बिजली का यूनिट 5 रुपए 35 पैसे का था, वो 40 से 50 रुपए हो गया। जो डीजल 60 रुपए था, वो तो हो गया तकरीबन 400 रुपए। ठीक है सर। थे हमारे साथ खालिद खोखर साहब मौजूद थे, डॉक्टर अब्दुल जब्बार साहब, सैयद अफजल हमीद साहब और लेफ्टिनेंट जनरल मोहित हैदर साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से फिल वक्त इतना ही, दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।